अभिषेक बारेट है। इस वक्त आप धमचिक राजस्थान पर मुझे देख रहे हैं। इससे पहले जब भी आपने मुझे इंटरव्यूज़ करते हुए देखा है सियासतदानों के, राजनीतिक लोगों के, तब मैं काफ़ी सहजता से इंटरव्यू लेता हुआ आपको मिला हूँ। इस वक्त मेरे पास में वो सहजता इसलिए नहीं है क्योंकि मैं जिस सियासतदान का इंटरव्यू लेने वाला हूँ वो मेरे स्कूल के बारे में, मैं जब स्कूल में पढ़ा करता था उस वक्त मेरे जूनियर हुआ करते थे। अब ये कांग्रेस के जो युवा कांग्रेस जो है उसके वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं आरटीआई सेल के, और जाने माने खिलाड़ी इनके पिताजी रहे हैं, अर्जुन अवार्डी रहे सुरेश कुमार जी मिश्रा। लक्ष्मणगढ़ सीकर राजस्थान से ही आते हैं। आज इनसे तमाम तरह के सवाल हम पूछने वाले हैं कि कैसे एक खिलाड़ी का बेटा राजनीति में चला गया। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आनंद। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक भाई। अर्जुन अवार्डी का बेटा अचानक सियासत में चला जाता है तो कुछ अलहदा नजर आता है। देखिए, मैं स्कूल से जब पास आउट हुआ था अभिषेक जी, तो उसके बाद में ग्रेजुएशन किया और स्कूल के दौरान ही मेरा सोशल वर्क में थोड़ा इंटरेस्ट आ गया था। तो कॉलेज में मैं एनएसएस का कार्य करता रहा और हम लोग गांव में जाते थे और समाज सेवा के कार्य करते थे। और इतिहास को पढ़ने में मेरी बहुत गहरी रुचि रही है हमेशा से। तो जब इतिहास को पढ़ा तो महसूस हुआ कि बहुत सारे लोगों ने, हमारे महापुरुषों ने इस देश को बनाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो उन्हीं सब चीज़ों का जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा और मैंने कांग्रेस को चुना। और कांग्रेस की जो हमारी छात्र इकाई होती है एनएसयूआई, एनएसयूआई से मैंने शुरुआत की। आपने एक प्रश्न पूछा कि खिलाड़ी का बेटा राजनीति में, तो मेरे जो दादाजी थे वो एक अध्यापक थे और मेरे पिताजी जो थे वो खिलाड़ी थे। तो एक अच्छे अभिभावक का जो कार्य होता है वो सिर्फ इतना होता है कि वो अपने बच्चों को अच्छे संसाधन उपलब्ध करवा सकें। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ इस बारे में कि मेरे घर वालों ने मुझे कभी नहीं रोका। मैं जिस दिशा में भी मैंने जाने के लिए उनको कहा, उन्होंने मुझे हमेशा प्रेरित किया। और मेरे पिताजी का तो बहुत बड़ा योगदान है, उन्होंने मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। मैं एक्चुअल में जो शुरुआत हुई वो कॉलेज से पास आउट होने के बाद में मैं यूथ कांग्रेस में रहा, डिस्ट्रिक्ट में रहा, फिर प्रदेश में रहा। और 2010 में मैं महाराष्ट्र चला गया था। महाराष्ट्र से मैंने मास्टर्स किया। उसके बाद में मैं गुरदास कामत जी की टीम में रहा, काफ़ी लंबे समय तक हम लोगों ने काम किया। और प्रदेश ही नहीं, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड के बहुत ग्रामीण अंचल तक मैंने जाके काम किया, लोगों को देखा, समझा। लोगों की समस्याएं बहुत थी, जहाँ हम लोग संभव हो पाता था हम लोग उनको दूर करने के लिए प्रयास करते थे। कांग्रेस का चुनाव ही क्यों, जबकि इस वक्त देखा जा रहा है कि कांग्रेस की जमीन जो है वो दरकती जा रही है। पूरे राष्ट्रीय परिदृश्य में अगर हम देखें तो आपने कांग्रेस का ही चुनाव क्यों? देखिए, कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसने देश की आज़ादी में जिसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और भारतीय जनता पार्टी तो बहुत बाद में बनी है। उनकी जो विचारधारा है वो सर्व समाज को साथ लेके चलने की कभी नहीं रही है। कांग्रेस ने कभी एक समाज की बात नहीं की है। कांग्रेस ने कहा है कि सभी जातियां, सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी, हमारे चाहे किसी भी राज्य का कोई भी व्यक्ति हो, सबको साथ लेकर चलना है। तो कांग्रेस की हमेशा से ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी। उन्होंने कभी भी किसी जाति विशेष की बात नहीं की, जो कि ये अपीजमेंट अपीजमेंट नहीं रहा? आपको ऐसा नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो अब कर रही है वो एक बड़े वर्ग का, अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो घोर हिंदुत्व का अपीजमेंट उन्होंने किया है, तो क्या आपने अपीजमेंट नहीं किया उससे पहले? देखिए, राहुल गांधी जी ने जब दिसंबर में हम लोगों की रैली थी महा महंगाई को लेके, तो उन्होंने हिंदू और हिंदुत्ववादी लोगों में बहुत अंतर स्पष्ट किया था। कांग्रेस की जो विचारधारा है वो सब लोगों को साथ में लेके चलने की है, और इनकी जो विचारधारा है वो एक वर्ग विशेष को ये लोग प्रमोट कर रहे हैं, जो इस देश के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज़ादी की लड़ाई कभी नहीं लड़ी लड़ी जा अब सकती ये थी। कहा जा रहा है आनंद कि आप अल्पसंख्यकों का, अगर मैं सीधे कहूँ कांग्रेस अल्पसंख्यकों का अपीजमेंट, तुष्टीकरण कर रही थी, और बीजेपी जो है उन्होंने बहुसंख्यकों का अपीजमेंट किया है। अभिषेक भाई, आप एक चीज़ देखिए कि जितने ब्राह्मण कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाए हैं, बीजेपी ने तो अभी तक नहीं बनाए हैं। तो
बीजेपी तो एक मुखौटा लगा रखा है उन्होंने, मतलब गाय के मुखौटे में शेर की तरह वो लोग काम कर रहे हैं। तो वो बिल्कुल गलत है। अगर उनको जो कहना है, जो करना है, वो वास्तविकता सामने से क्यों नहीं करते? आज आरएसएस जो है वो पर्दे के पीछे से सारा काम क्यों कर रही है देश में? अगर आरएसएस कश्मीरी पंडितों की बात भी कर रहा है। तो आपने बहुत सही सवाल पूछा और मैं चाहता था कि आप ये सवाल पूछें ताकि देश के लोगों को पता चल सके कि वास्तविकता क्या है। मोदी जी आज कश्मीर फाइल्स को लाकर, शायद मुझे लगता है कि आपको लगता है मेरी कश्मीर फाइल्स जो है वो मैं मोदी जी ने मैं लाई है? मैं एक बार आपको क्लियर कर दूं कि मुझे तो बहुत खुशी है कि वो लेके आए हैं, क्योंकि इससे कम से कम अडवाणी और वाजपेयी जी की जो नाकामी है वो जनता के सामने तो आई कि इन लोगों का चेहरा कैसा है। मतलब मोदी जी साबित, शायद मेरे को लगता है यही करना चाह रहे हैं कि आज से पहले जो भी बीजेपी के नेता रहे हैं वो सब नकारा थे, बेकार थे। तो उनकी सच्चाई अच्छी बात है, वो खुद सामने लेकर आ रहे हैं, हमें कहाँ दिक्कत है उसमें। किस तरह की सच्चाई की बात कर रहे हैं आप? केंद्र में इनके सहयोग से सरकार थी, इनके गवर्नर थे, तो अगर इनको एक्शन लेना था तो ये लेते उस टाइम पे। और फिर 98 में वाजपेयी जी बने थे, तब क्यों नहीं लिया इन्होंने एक्शन? टीकाराम टपलू भी भारतीय जनता पार्टी से आते थे, उन्होंने मुखर विरोध किया था। सबसे पहले जो कार्यकर्ता थे कश्मीर में उस वक्त, तो वो टीकाराम टपलू थे। देखिए, कश्मीर के उस समय के जो हालात थे, वो ना हिंदुओं को मारा गया था ना मुस्लिम्स को मारा गया था। एक्चुअल में प्रॉब्लम ये थी कि जो भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, जो हिंदुस्तान की बात करता था, उसको एक आतंकवादी जो संगठन थे उन्होंने उनको मारना शुरू किया। उसमें बहुत सारे मुस्लिम लोग भी मरे हैं, और नॉर्मल नहीं, जो बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे थे, इवन जो मीडिया के आकाशवाणी केंद्र के जो चेयरमैन थे वहाँ के, भट्ट साहब, वो उनको भी मारा गया। मुस्लिम्स में जो वहाँ के डीजी थे उनको मारा गया। जो भी व्यक्ति हिंदुस्तान के साथ रहने की बात कर रहा था उसको मारा जा रहा था। सिर्फ ये मुद्दा कश्मीरी पंडितों का नहीं है। और कश्मीरी पंडितों को अगर भगाया भी गया वहाँ से, तो कांग्रेस ने तो उन्हें हमेशा सहयोग किया है। हरियाणा आपने में उनके पुनर्वास के लिए क्या प्रयास किए थे उस वक्त? कांग्रेस ने तो हमेशा कश्मीरी पंडित जहाँ भी देश में रहे उनको पेंशन देने का काम कांग्रेस ने किया, चाहे वो हरियाणा। 6,000 घर जो है वो बीजेपी ने भी तैयारियां शुरू कर दी है, बनाए जा रहे हैं। अगले साल आरएसएस जो है वो ये कह रहा है कि हम पुनर्वास को भी मतलब उस रूप में पहुंचा देंगे कि कश्मीरी वहां जाए और रहे। मोहन भागवत ने ये क्लियर किया है। भारतीय जनता पार्टी का जो उदय है और इनकी जो कार्यशैली है वो जुमलेबाजों की है। 15 लाख सबके खाते में आएंगे, वो कहाँ है? शायद आपके खाते में आ गए होंगे, मेरे खाते में तो अभी तक आए नहीं है। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की इन्होंने बात की। आज 7 साल से अधिक का समय बीत चुका है, 2 करोड़ पूरे युवाओं को रोजगार नहीं दे पाए। हर साल 2 करोड़ को देने की तो बात छोड़िए, डिमोनेटाइजेशन का मुद्दा ले लीजिए, जीएसटी की बात कर लीजिए। जीएसटी में इनको पता नहीं, थोड़े टाइम बाद फिर अमेंडमेंट कर देते हैं। महंगाई आज चरम सीमा पर है। पेट्रोल 115 116 चला गया राजस्थान में। तो धारा 370 भी तो इन्होंने हटाई। भैया, इस देश में बात होनी चाहिए महंगाई और बेरोजगारी पर। धारा 370 पे, राम मंदिर पे, इससे आपका काम चलेगा क्या? धारा 370 हटाने से आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो कश्मीर भारत का इंटीग्रेटेड पार्ट था वो एक अलग व्यवस्था में जा रहा था और इन लोगों ने अच्छा किया? आज इन्होंने वहां पर इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं, लेकिन अभी तक जमीनी स्तर पे कुछ भी नहीं हुआ है। आपको ऐसा लगता है? जबकि आपको थोड़ा सा सहयोग भी कर देता हूँ इस मामले में, क्योंकि कई बार प्रश्न भाजपा पर भी, हम किसी विचारधारा से नहीं आते, हम किसी विचारधारा के पोषक भी नहीं है, लेकिन हम मुखर होकर इसी तरह से तीखे सवाल पूछना हमारा काम है। भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर लद्दाख का जो अलग से उसको चेंज कर दिया है और वहाँ पर जो 16 सीटें जो है वो भी रिजर्व की हैं। तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसका प्रोपेगेंडा है, वो कश्मीर में सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए कश्मीर फाइल जैसी फिल्में लाई जा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनाव आते हैं देश में, जब कभी भी, इनको महंगाई का मुद्दा नहीं बनाना है, बेरोजगारी पे इनको बात नहीं करनी है, महिला सुरक्षा पे इनको बात नहीं करनी है, इनको बात करनी है जातिवाद पे, इनको बात करनी है धर्म की। आज जम्मू में आपने जो बताया, मैं आपको दिल्ली का एक उदाहरण देता हूँ। दिल्ली के एमसीडी के इलेक्शन पिछले 6 महीने से पेंडिंग चल रहे हैं। 3 महापौर हैं दिल्ली में। भारतीय जनता पार्टी एक बिल लेके आई है कि हम पूरे दिल्ली को एक करके और एक महापौर बनाएंगे। क्यों, क्या ज़रूरत है? ये चुनाव कराने से डरते क्यों हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। जहाँ भी चुनाव की बात आती है पीछे खिसक जाते हैं। तो इनको जनता के बीच जाने से डर लगता है।
अब इनने बड़ी बड़ी झूठें बोली है, झूठे झूठे वादे किए हैं। आज कल रात को ही मेरे एक पत्रकार साथी का फ़ोन था और मेरी बहुत लंबी चर्चा हुई बाबा रामदेव पे, जो बोलते थे कि हम काला धन वापस लाएंगे, काला धन वापस लाएंगे। वो बहुत जल्दी खुद काले धन में उलझने वाले हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। लेकिन आपने स्टेट खोए हैं पिछले दिनों। देखिए, स्टेट खोना और ये पाना। इस बात का समर्थन करता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछड़ रही है। देखिए, कांग्रेस का कभी भी लक्ष्य सत्ता पाना रहा ही नहीं है। कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है, कांग्रेस एक विचारधारा है। आप आज़ादी के पहले का इतिहास देखिए, कांग्रेस ने कभी सत्ता पाने के लिए काम नहीं किया है। सत्ता पाने के लिए काम करते थे आरएसएस के लोग, जो अंग्रेजों के मुखबिर होकर काम करते थे देश के अंदर। अगर कांग्रेस तो सत्ता के लिए काम नहीं करती, कांग्रेस तो ये चाहती है कि देश का विकास हो, देश कैसे आगे बढ़ सकता है। आज यूपी में आप कहेंगे कि बीजेपी ने सरकार बनाई है, 41.30 के लगभग वोट मिले हैं, तो ऑलमोस्ट 59% जो लोग हैं उन्होंने तो बीजेपी को नकारा है। ये नहीं, तो ये तो आप ये कह तो रहे हैं ये कि तो कभी लोकतंत्र आपने सत्ता के की लिए ये तो लोकतंत्र की व्यवस्था है कि सरकारें बनती है, आती हैं, जाती हैं, लेकिन देश हित में काम होना चाहिए। कांग्रेस कभी भी देश हित के परे जाके कांग्रेस ने एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया है। सिख आपसे क्यों नाराज थे? आप आपके जो प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, उन्होंने कहा था, इंदिरा गांधी की जब मौत हुई थी तब उन्होंने कहा था कि जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। सिख कहाँ नाराज है? कांग्रेस ने तो सरदार मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया और लगातार 2 बार बनाया है। एक रबर स्टैम्प। बिल्कुल नहीं। आप ये शब्द कह के तो शायद मेरा नहीं और देश का अपमान कर रहे हैं अभिषेक जी। नहीं, मनमोहन मैं मन, हमारी कोई मन, विचारधारा नहीं, हम हमारी जानिब से कुछ भी मनमोहन नहीं कहते हैं। मनमोहन सिंह जी एक बहुत ही जाने माने अर्थशास्त्री रहे हैं। आप देखिए, उनके टाइम पे कच्चे तेल के जो दाम है वो 130-140 के करीब पहुंच गए थे, लेकिन उन्होंने भारत में महंगाई को कंट्रोल किया और 70-72 से ऊपर कभी पेट्रोल के दामों को जाने नहीं दिया। और आज पेट्रोल के दाम आपसे छुपे हुए नहीं हैं और आप खुद भी उस महंगाई का शिकार हैं कहीं ना कहीं। और मैं आपको आग्रह करना चाहता हूँ, बहुत विनम्र आग्रह है मेरा, कि आप लोग लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि आप जो सच है, वास्तविकता है, उस वो लोगों को दिखाएं। आज देश का जो नेशनल मीडिया है वो सच्चाई दिखाने में डर रहा है। आनंद, हम उतनी साफ गोई से बीजेपी वालों से भी सवाल पूछते हैं। आपके ही साथी पुण्य प्रसून वाजपेयी जी के साथ क्या हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो मैं आपका छोटा भाई हूँ और आप सब लोगों की शुभकामनाओं से दिल्ली में बैठा हूँ, तो जो नेशनल मीडिया में क्या होता है वो मुझसे छुपा हुआ नहीं रहता, रोज मेरा मीडिया वालों से ही सामना होता है। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि आज महंगाई जैसे मुद्दों पे अगर कोई देश में बोल रहा है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी बोल रही है। आज हम लोग पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के बाहर धरना दे रहे हैं, कभी हरदीप पुरी जी के वहाँ हम लोगों का धरना चल रहा है। कौन आवाज़ उठा रहा है देश में? आ- एक बहुत सटीक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि आवाज विपक्ष उठाएगा। आप भारतीय विपक्ष की भूमिका भारतीय में अभी तक भी भारतीय आपको जनता विपक्ष माना जाता रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक बात हमेशा कहती है कि कांग्रेस बहुत कमज़ोर है। ठीक है, जब भी संसद चलती है मोदी जी बोलते हैं कि कांग्रेस संसद चलने नहीं देती। अरे भाई, अगर हम कमजोर हैं तो हम संसद चलने से रोक रहे हैं कि आप चलाना नहीं चाह रहे हो संसद? जब संसद की बात आती है तो वो कांग्रेस को मजबूत विपक्ष बोल देते हैं, बाहर आते हैं तो बोलते हैं विपक्ष नहीं है, कांग्रेस कमजोर है। पहले वो अच्छा आनंद, डिसाइड कर लें कि कांग्रेस की स्थिति देश में क्या है। आपकी विपक्ष वाली भूमिका के जाने के भी आसार लगाए जा रहे हैं। बीजेपी तो यहाँ तक कह रही है कि शायद अब आप विपक्ष की भूमिका में भी नहीं रहे हैं, क्योंकि क्या पता वो आम आदमी पार्टी को वहां पर देखने लगे। आम आदमी पार्टी तो अभिषेक जी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, जहां कांग्रेस जीत रही है। और बीजेपी का पंजाब में सफाया किस तरीके से हुआ है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो तो आम आदमी पार्टी को प्रमोट कर रहे हैं, जहां जहां उनको लग रहा है कि जहां जहां उनकी कांग्रेस से उनको डर है वहां वो आम आदमी पार्टी को प्रमोट कर रहे हैं। ये तो आप राजस्थान में भी आ रही है आम आदमी पार्टी तो। राजस्थान में मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी को ज्यादा अच्छा कर पाएगी यहाँ पर। ठीक है, एक दो एमएलए उनके जीत गए और वो उनके आम आदमी पार्टी के चेहरे पे नहीं जीतेंगे, वो उनकी व्यक्तिगत किसी की छवि बहुत अच्छी है क्षेत्र में, वो जीत गया आम आदमी पार्टी के नाम से तो एक अलग बात है। अभी जैसे एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण दूं कि राजस्थान में बीएसपी के 6 एमएलए जीते हैं, लेकिन यूपी में उनकी क्या दुर्गति हुई है बीएसपी की, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। आपको जिस आरटीआई सेल का उपाध्यक्ष बना गया, तो उसमें आप क्या नया करके दिखाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे राहुल गांधी जी और श्रीनिवास जी ने सौंपी है। और हम लोग जो है
2005 में कांग्रेस की हमेशा से ये मानसिकता थी कि जो भी पैसा गांव के लोगों के लिए रिलीज किया जाता है दिल्ली से, उसका पूरा फायदा गांव के लोगों को मिले। और इस पूरे सिस्टम में पारदर्शिता कैसे लाई जा सकती है, उसको लेकर कांग्रेस हमेशा से चिंतित थी देश में। 2005 में हम लोग सूचना का अधिकार कानून लेकर आए। हमने कहा कि हर एक स्तर पर पारदर्शिता होनी चाहिए। और उसी क्रम में जो है, अब हम लोग जहाँ जहाँ भी सरकार का भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिस स्तर पे भी सरकार की नाकामियां हैं, उनको हम लोग उजागर करने का पूरी कोशिश करेंगे। अब राजस्थान में क्या माहौल देख रहे हैं? राजस्थान में तो पिछले 3 साढ़े 3 साल में गहलोत साहब ने जो काम किया है, वो बहुत ही अद्वितीय काम किया है। और अभी रिसेंटली तो उन्होंने सारी जांचें फ्री कर दी हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है। और शायद हिंदुस्तान का पहला ऐसा राज्य है, कांग्रेस का शासन, कांग्रेस शासित जो राज्य है, वो देश का ऐसा पहला राज्य है जहाँ पर सारी जांचें फ्री करने का काम अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो आपकी आरटीआई सेल जो है वो बीजेपी की नाकामियों को उजागर करने का काम करेगी? हम प्रशासन के खिलाफ हमारी लड़ाई है, हमारी लड़ाई आम आदमी के हकों की है, चाहे वो किसी भी लेवल पे क्यों ना हो। ये बीजेपी के खिलाफ कोई चीज नहीं है? हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामियां हैं, जो लोगों से वो झूठे वादे कर रहे हैं, जो पैसा दिल्ली से गांव तक पहुंचना चाहिए वो पहुंच नहीं पा रहा है, हमारी तो उस चीज़ की लड़ाई है उनसे। तो आनंद भी आगे आगे चलकर जो सियासत है उसमें आने वाले हैं कि नहीं आने वाले? देखिए, निश्चित रूप से मैं अभी यूथ कांग्रेस में जो जिम्मेदारी दी है, मैं उसको अभी पूरा करने की कोशिश करूंगा। सामने ये यूथ कांग्रेस से दीगर बात है, देखिए, इस जिम्मेदारी से दीगर ये बात ये पार्टी का अपना फैसला होता है, वो किसको कहाँ भेजें। आप सब लोगों की शुभकामनाओं से मुझे अभी 5 राज्यों में काम करने का मौका मिला, और उन्होंने मुझ पे बहुत विश्वास करके ये जिम्मेदारी दी है। तो सबसे पहले जो है, अभी गुजरात और हिमाचल का इलेक्शन हम लोगों के सामने है, और मैं दोनों स्टेट में ही देख रहा हूँ। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वहाँ पे हम लोग कैसे काम कर पाएंगे। तो आनंद, क्या नवाचार आप आरटीआई सेल के थ्रू करना चाहेंगे, जो कुछ नई चीजें जो हैं जनता के लिए? अ, देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने जो है वो आरटीआई सेल को आम आदमी की सेल बनाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने अपना एक हेल्पलाइन व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है, एक ईमेल आईडी बनाई है, ताकि पूरे देश भर से जिस किसी व्यक्ति को भी कोई भी समस्या हो, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, उसके स्वास्थ्य से संबंधित हो, या उसके बाहर, घर के बाहर जो सड़क भी बनी हुई है वो अगर दुरुस्त नहीं है, सही नहीं है, तो वो उसकी जानकारी ले कि भाई ये सही क्यों नहीं है। और उस एप्लीकेशन को लिखने में अगर उसको कहीं कोई दिक्कत है तो निशुल्क जो है, कोई शुल्क नहीं ले रहा है यूथ कांग्रेस, उसको निशुल्क हम लोग एक अभियान के तहत उसको सारी एप्लीकेशन लिखना, उसको कैसे आगे मूव ऑन करना है, फर्स्ट अपील करनी है, जवाब नहीं आ रहा है तो क्या एक्शन लेना है, उन सारे कामों को करने के लिए यूथ कांग्रेस ने अपनी एक हेल्पलाइन सेल जारी की है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ें, और जो सरकार की योजनाएं जो लोगों के लिए बनाई गई थी और बनाई जा रही हैं वर्तमान में, उनका जो लाभ है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। एक तो आप हमारे साथ जुड़े, सारे सवालों का बेबाक आपने ढंग से उत्तर दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद अभिषेक भाई।